मेरा नाम प्रतीक उमेश भिड़े है। महाराष्ट्र के सांगली जिले से मैं हूँ और वाटेगांव नाम का हमारा एक गांव है छोटा सा, जहाँ पे हमारी गौशाला है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट दिया गया है कि गौशाला से हम किस तरीके से अर्निंग ले सकते हैं, तो उससे हम बात करने जाएंगे आज। तो खेती करने के लिए सभी जो जानवर है, सभी जो केचुए हैं, सभी कीट है, वो सभी हमें जरूरी है, क्योंकि उनके ही डिपेंड है सभी खेती। खेती बोले तो कृषि हम उसको कह सकते हैं। तो उसमें जीवामृत हम वो यूज करते हैं, भस्म यूज करते हैं, पंचामृत पंचगव्य यूज करते हैं, केचुआ तो वहां पे बने हुए हैं। तो ये सब सुनने के बाद सभी जो दर्शक है, सभी जो सुनने वाले, उनके पहचान में एक तो बात आ गई होगी कि ये सब में मेन रोल जो है हमारा वो गौ माता का है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि हमारी जो भी पूर्व परंपरा है, जैसे अभी अपर्णा जी ने बताया था कि अभी लोगों को यही पता नहीं है कि गाय यानी क्या। कि आज भी आप देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े लोग हो या फिर बहुत बड़े बड़े संस्थाएं हो, उसमें आपको देसी गाय के ज्यादा और ही गाय आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली बाकी काउस को गाय बोलना, ये हमारे देसी गौ माता की निंदा करने जैसा है। तो आज अगर हम देखेंगे कि गौ माता से पूरी खेती हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी हम दिखा रहे हैं कि हमारे एजेंडा यानी गौ पालन आपको करना है, तो उसके लिए आपको एजेंडा क्या रखना चाहिए। तो सबसे पहली मेन चीज है कि आपको गौ पालन करना चाहिए, हमारा वो गौ आधारित कृषि। अब यहाँ पे मैंने कृषि जो यहाँ पे लिखा है, यानी ईर्थ में गौ माता तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके समान या उससे थोड़ा ज्यादा वृषभ राज हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि वृषभ के साथ ही हम खेती करते थे। आज ट्रैक्टर आ गए, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे अलग अलग मशीनरीज आ गई। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे कि जब तक वृषभ राज के पैर आपके खेती में नहीं घूमते हैं, तब तक वहां पे लक्ष्मी, हमारे शास्त्र में या फिर हमारे कृषि में क्या लिखा है कि गोमय वसे लक्ष्मी, यानी गोमय जब तक उस हमारे खेती में कृषि में नहीं पड़ेगा, तब तक वहां पे लक्ष्मी नहीं आने वाली है। ये तो फैक्ट है। तो उसके बाद जो हमने तीसरे स्थान पे लिया है कि गौ आधारित चिकित्सा एवं उपाय। अगर आपके पास गौ है तो कृषि तो आप अच्छे तरीके से कर ही सकते हैं, लेकिन उससे भी आगे जाके चिकित्सा आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मैं गए 15 साल से इस विषय में काम कर रहा हूँ, और 1-2 साल के बच्चियों से तो 80-90 साल तक के बूढ़ों तक मैंने चिकित्सा की है, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट उसको उभर के हमारे सामने आए। और ऐसा नहीं कि ये खाली कुछ मिनिमम लोगों पे किया है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग भी शामिल हैं, और हमारे इधर उन्होंने आके इसके लिए ट्रेनिंग भी लिया है। उसके आगे जो चौथा हमारा एजेंडा है, उसमें गौ आधारित प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट्स क्या है कि डेली यूज जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है वो सब हम हमारे गौ माता के आधारित पंचगव्य से बना सकते हैं। और फाइनली जो है वो गौ आधारित इकोनॉमिक्स यानी गौ आधारित अर्थ। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि गौ माता से हमें एक्चुअल में क्या क्या मिलने वाला है। तो आपके सामने है, सबसे पहले आपको गौ दुग्ध मिलने वाला है यानी मिल्किंग। उसके बाद गौमय मिलने वाला है आपको, यानी गोबर। और फाइनली आपको मिलने वाला है गौमूत्र। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने गौ दुग्ध का स्लाइड छोटा रखा है, उससे थोड़ा बड़ा मैंने गौमय का रखा है, और सबसे ज्यादा मैंने गौमूत्र पे रखा है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आपने ब्रीड डेवलपमेंट में क्यों काम नहीं किया। क्योंकि मेरा ये साफ मानना है, बहुत से लोग इनको इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा जो मेरे 15 साल से तजुर्बा है उसके ऊपर मैंने जो एक लाइन बना दी है वो ये है कि आप पूरी तरह से डेयरी प्रोजेक्ट पे 100% इसमें सक्सेस नहीं हो सकते। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने खाली दूध पे फोकस किया और उन्होंने अच्छे तरीके से गौशाला स्टार्टअप किया, लेकिन आगे जाते जाते उनको बहुत दिक्कत आई। उसी के बावजूद अगर आप देखेंगे कि गोमय और गोमूत्र में जो भी लोग गए हैं उनको बहुत सारे इकोनॉमी के आपके बहुत से रास्ते उनके सामने निकाल के आए। क्योंकि हमारी इकोनॉमी और इकोलॉजी ये इसी सिस्टम पे फिक्स है कि आपको मिलने वाले गोमय का, गौमूत्र का और दुग्ध का किस तरह से आप यूज कर रहे हैं। तो गौदुग्ध तो ठीक है आपको मिलने वाला है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में पहले से ही बताया चुका है कि 2 हने यानी 2 लेना है और 2 आपको उसके जो बछड़ियां है उनको देना है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे कि गोमय और गोमूत्र, मेरे नजर में एक भी ऐसी गौ माता नहीं है कि वो जन्मने के बाद उसका अंतिम समय आने तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन उसने गौमूत्र नहीं दिया, जिस दिन उसने गौमय नहीं दिया। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे कि गौदुग्ध का अगर हम सब्जेक्ट लेते हैं तो कम से कम 2.5 साल तक तो उसका गौदुग्ध नहीं मिलने वाला है। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होगी, 9 महीने 9 दिन के बाद उसका बच्चा आएगा और उसके बाद वो दूध देगी।
मेरे बहुत से मित्र हैं या फिर अभी जो सुन रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने गौ माता लाई है, 8-10 दिन के बाद वो जनी है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो ज्यादा दिक्कत देने स्टार्ट कर देती है। तो ये बहुत ही कम समय ऐसा होता है कि एक्चुअल में गौ दूध आपको इक्वली हर साल मिल सके। बहुत से ऐसी गौ माता होती है जो एक साल 1500 लीटर दूध देगी, अगले साल 2000 भी दे सकती है और 500 भी दे सकती है। तो ये मेरा फिक्स मानना है कि अगर आप गोमय और गोमूत्र में जाते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से आय आप देख सकते हैं। अभी अगली स्लाइड में हम देखेंगे भाई कि एक मिनट यहाँ पर विराम देना चाह रही हूँ। रवि सिंह चौधरी जी हैं हमारे साथ। वो हाँ थोड़ा सा अंग्रेजी में, क्योंकि हमारे यहाँ पर काफी अंग्रेज भी हैं, तो हाँ प्लीज रवि, कैन यू से अ फ्यू वर्ड्स? यू हैव बीन अनम्यूटेड। Yeah, yeah. So actually, Pratik Bhire ji has sir pointed very important point: the lactation period of a indigenous cow. So when you go for Jersey cows, they are basically for milching, means only for milking. So they have 7 or 8 months lactation cycle. But when we go for indigenous cows, maybe the lactation, the period, the actually they would give the milk would be like 3 or 4 or 5 or 6 months. Okay. So what you will do for the rest of the period, means economically you will say that it is not a viable. Okay. If you have a farm, then it is okay because you are using cow dung and cow urine. But the third part that he has introduced, like gomay, means if you have a kind of using gomutra and cow dung in a product like a panchagavya, and then you trade, you have a means values, economic value, even for your non-milching period. That we need to focus when you go for a cow rearing or cow-based farming. Understood. Wonderful. Thanks, Ravi. That was very useful. Okay. Very briefly. कंटिन्यू। Yes, Pratik bhai, please हाँ continue. ठीक, ओके, थैंक यू वीरेंद्र जी। तो अगला जो स्लाइड आपके सामने दिख रहा है वो प्रॉफिट चार्ज का मैंने दिखाया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने दूध का मेंशन अभी तो नहीं किया है क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस ये पंचगव्य पे ही रहा है अभी तक का। तो जो डेयरी में जाना चाह रहे हैं वो तो डेयरी में जा सकते हैं, लेकिन जिनको इसमें आना है तो उनके लिए एक प्रॉफिट चार्ज मैं यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो रेड वाला जो लाइन है वो गोमूत्र की तरफ ले जा रहा है और ब्लू वाला लाइन जो है वो गोमय यानी गोबर की तरफ ले जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। इसका दो कारण है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से गोबर आपको मिलने वाला है तो गोबर मिलने के बाद वो किस क्वालिटी का आपको मिल रहा है, ये पहली चीज है। क्योंकि बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम आता है कि आप बहुत ज्यादा उनको खिलाना चाहते हैं या वो ऐसा खिलाना चाहते हैं कि जो नेचर के पास वाला नहीं है, वो अलग तरीके से जो हमें अलग अलग खत मिलता है खाने के लिए वो हम डालते हैं। तो सबसे मेन चीज क्या है कि जितना ग्रेजिंग गाय कर सकता है उतना अच्छा क्वालिटी आपको गोबर में और गोमूत्र में आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो चढ़ता हुआ जो ग्राफ है तो इसमें यही दिखाने हम चाह रहे हैं कि इसमें आपको जितना अच्छा क्वालिटी का गोबर आप ले सकते हैं उतना ज्यादा इनकम सोर्स हम इसमें जनरेट कर सकते हैं। अभी सब्जेक्ट में आगे जाने के बाद मैं आपको ये और क्लियरली बता पाऊंगा कि किस तरीके से हमें ये सब गोमय और गोमूत्र से आय ले सकते हैं। पहले जमाने में ये सब कृषि पराशर नाम का एक ग्रंथ है जिसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि किस तरह से कृषि करना चाहिए, बैलों को किस जगह में घुमाना चाहिए, गाय को कहाँ पे रखना चाहिए, या फिर गाय के गोबर का किस तरीके से यूज करना चाहिए। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि नीमास्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, जीवामृत हो, भस्म से जो हम बीज बोते हैं वो हो, तो इसका सभी का उल्लेख कहीं ना कहीं आपको इस ग्रंथ में जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको ये बहुत जरूरी चीज है कि अगर आपके पास अच्छे तरीके से कृषि हो तो आप अच्छे तरीके से आपके फैमिली का हेल्थली भोजन आप कर सकते हैं। अब मेरा अगला जो स्लाइड है आप देख रहे हैं पंचगव्य वास्तु। ये बहुत ही बड़ा और असामान्य विषय है। अभी आज थोड़ा कम सा हमारे समय है इसलिए मैं थोड़े थोड़े इसके कुछ माध्यम बनाने जा रहा हूँ। तो ये जैसे मैंने अभी बताया कि कृषि पराशर ग्रंथ, तो उसी तरह से हमारे बहुत से पूर्व ग्रंथ में जैसे कि मयमतम ग्रंथ है, मानसारम ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपकी वास्तु किस तरह से बननी चाहिए। और उसका बहुत बड़ा सब्जेक्ट आज के इंटीरियर डिजाइन हो या फिर आज के सिविल इंजीनियर हो, उनके आज के भी सब्जेक्ट में, उनके आज के स्टडी में ये सभी ग्रंथों का बहुत ज्यादा उल्लेख आया हुआ है कि किस तरह से ये सब आप कर सकते हैं।
तो इसका अध्ययन करने के बाद, क्योंकि मैं तो बेसिकली यजुर्वेद यानी वेदों का अभ्यास करने के लिए ही बाहर था, तो जब मैं वहां से आया तो आने के बाद जब हमने यहाँ स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद मेरे ख्याल में ये पहले से ही था कि मुझे पंचगव्य का एक पूरा का पूरा वास्तु बनाना है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि जो 10-12 साल पहले हमने यहाँ पे गौशाला बनाई, तो गौशाला बनाने के बाद जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, तो ट्रेनिंग हॉल मैंने पूरा गोबर और गौमूत्र का बना दिया। उसके बाद हमारे इधर ट्रेनिंग के लिए जो लोग आते हैं उनके रहने के लिए मैंने 10 बाय 20 के या 15 बाय 30 के ऐसे कुछ रूम्स बनाए, कॉटेजेस बनाए। उसके बाद मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, वो भी 20 बाय 30 का पूरा गोबर और गौमूत्र का बना डाला। तो आज कम से कम किसी को 12 साल हो गए, किसी कॉटेज को 8 साल हो गए, किसी कॉटेज को 4 साल हो गए। यानी अगर आप देखा जाए तो 12 साल में कोई भी दिक्कत हमारे इस जो हमारे गोबर और गौमूत्र से जो बनाई हुई वास्तु थी उसको नहीं आई। और अगर आप देखेंगे कि उसकी लंबाई भी बहुत अच्छी है, उसकी ऊंचाई भी बहुत अच्छी है, और हमारे इधर बहुत ज्यादा बड़ी धूप आती है, बहुत ज्यादा बारिश आती है, बहुत ज्यादा वायु आता है। तो इसके सबके बावजूद अगर आप देखेंगे तो 12-12 साल इसमें कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि ये फोटो देखने के बाद बहुत लोगों को ये लग सकता है कि अभी ये तो पूरे मिट्टी का है या फिर पंचगव्य का है, तो इसकी लाइफ क्या होगी। लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि 12 साल तो मेरे यहाँ पे हो ही चुके हैं, और वो आज भी बहुत बहुत अच्छे तरीके में उपलब्ध है। और इसमें कुछ भी मुझे मेंटेनेंस नहीं करना पड़ा है, क्योंकि ऐसा भी लग सकता है कि अभी तो मैंने बना दिया, लेकिन इसमें मेंटेनेंस क्या रहेगा, हर साल मुझे कुछ करना पड़ेगा का, क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6 साल के पहले मैंने उसको खाली एक बार गोबर लगाया था, उसके बाद आज तक मैंने 1 रुपए का भी मेंटेनेंस नहीं किया है। और मेंटेनेंस का अगर आप पूरा इकोनॉमी देखेंगे तो देखिए खाली गोबर मैंने लगाया है, गोबर मेरे खुद का था, गौमूत्र मेरे खुद का था, पानी मेरा खुद का था, जो लगाने वाला आदमी है वो मेरा खुद का था। यानी उसके लिए मैंने अगर इकोलॉजी देखी तो मुझे 0 रुपए भी उसमें खर्चा आया है, कुछ भी मुझे 1 रुपए भी उसमें खर्चा नहीं आया है। तो अभी बात करेंगे कि ये वास्तु का निर्माण करने का किस तरह से मुझे ध्यान में आया। तो सबसे पहले हमने थीम ये रखी थी कि गाय जिसमें बैठती है, गाय जो क्या रवि जी थोड़ा मतलब ब्रीफली ट्रांसलेट कर सकते हैं क्या, 2-4 लाइन में? Yeah, actually Pratik sir has mentioned ancient texts like Yajurveda and Krishi Parasara, and he also mentioned like the techniques you heard like Jivamrit or any other therapy or any other farming techniques, they have somehow origins in our own ancient texts. Okay, so he studied actually his purpose of study was to study Veda, but he got the understanding of farming and again the Panchagavya. So he focused on Panchagavya and returned back and to attend trainings and to arrange cottages for people. He make these cottages on the principle of Panchagavya Vastu. And he did a little maintenance on these, means just using cow dung, he did all these things. तो मैं जो बता रहा था कि मेरा इसका थीम ये था कि गौ माता जिसके ऊपर बैठती है, गौ माता जो खाती है और गौ माता जो देती है। यानी अगर सीधे बात में बताया जाए तो गौ माता बैठती है वो मिट्टी पे है, यानी हमारे गौ माता। गौ माता जो खाती है यानी वो अलग अलग टाइप के चारा खाती है, और गौ माता जो देती है यानी वो पंचगव्य। तो ये तीनों चीजों का ही यूज करके मुझे ये बनाना है। इसके जो विधि थी वो इसी को ही यूज करके हमें बनानी थी। तो ये थीम हमने यहाँ पे लिया था। इसके बाद जो वास्तु आपके सामने है वो 20 बाय 20 का मैंने बनाया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले मैंने जो चारा था अलग अलग टाइप का, वो चारा मैंने पूरे बाजू से उसको ढक लिया था। और उसके बाद पंचगव्य मैंने इसमें लिया था। उसका जो मैंने क्या टाइप में मिलाया था या कितना परसेंटेज मिलाया था वो भी मैं आपको और आगे जाके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये चीज है कि यहाँ पे हमने जब ये वास्तु बनाई तो सबसे पहले पूरे हमारे वास्तु को गोबर से चारे से मैंने ढक लिया, और उसके ऊपर पंचगव्य का लेपन मैंने कर लिया। पंचगव्य का लेपन करने के बाद उसके ऊपर फिर घृत का, उसके बाद फिर गौमूत्र का, और उसके बाद फिर गोमूत्र का, गोमय का। तो इस तरीके से मैंने उसको अलग अलग टाइप में ये सब बना लिया। 3 लेयर मैंने बनाए। अभी ये तैयार होने के बाद कम से कम 3 महीने हो गए। तो इसमें मैंने अगर आप देखेंगे तो 10 बाय 10 के 4 रूम्स मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो उसमें बेडरूम है, उसमें अच्छे तरीके से किचन बनाया हुआ है, उसमें अच्छे तरीके से डाइनिंग हॉल मैंने बनाया हुआ है, और उसमें मैंने अटैच भी बनाया हुआ है। तो ये सभी चीजें अगर आप देखेंगे कि एक ही जगह में मैंने लाई है। और इसके लिए लागत अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो हैरत अंगज पड़ जाएंगे, क्योंकि ओनली
1.5 लाख रुपए मुझे इसके लिए पूरा खर्चा आया है। अगर आप सुन सकते हैं, अगर आप जान सकते हैं कि आज के दिन में इतना अगर आप आरसीसी बनाना चाहते हो तो कम से कम 1200-1300 रुपए प्रति स्क्वायर फुट का रेट आज के दिन चल रहा है। और ये 1300 रुपए लेके अगर आप जाएंगे तो कम से कम ये 550-600 स्क्वायर फुट का ये वास्तु बन चुका है। तो इसका कितना खर्चा आएगा आप देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो मैंने 12 साल में मेरे खाली गोबर गोमूत्र के वास्तु को अगर कुछ नहीं हुआ है तो मेरे हिसाब से कम 25 साल, कम से कम, इससे ज्यादा भी जाएंगे लेकिन कम से कम 25 साल इस वास्तु को कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर हम बात करने वाले हैं कि आप गोबर गोमूत्र से बहुत कुछ यहाँ पे निकाल सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे झूला भी रखा है कि आप इसमें झूल भी सकते हैं अच्छे तरीके से, यानी पूरा ट्रेडिशनल, पूरा नेचुरल तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत दर्शकों को, बहुत लोगों को ये प्रश्न रहता है कि हमने गौ माता लाई लेकिन इनका करना क्या है, इसका खाली गोबर लेके हम क्या करेंगे, इसका खाली गोमूत्र लेके क्या करेंगे। लेकिन आपके सामने ये सब स्लाइड में इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि मुझे करना क्या है, क्योंकि इतने सारे रास्ते आपके पास पड़े हुए हैं कि आप 100 में से एक भी रास्ता लेके जाते हैं ना तो कम से कम आप इतने आगे निकल जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना कमा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद से बता रहा हूँ, जब मैंने पहली गाय ली थी, गौ माता ली थी, तो मैंने लोन लेके ली थी, लेकिन आज कम से कम 100 के ऊपर मेरे गौ माता है, 4 जगह पे मेरे शाखाएं है, इसलिए ब्रांचेस है, और आज कम से कम 15 से 20 लोगों का हमारा वर्कर्स यूनिट है। तो आप इसमें से जान सकते हैं कि इसका खर्चा कितना होगा आज के दिन, और ये सब जाने के बाद भी मैं प्रॉफिट में हूँ। तो इतना अच्छा प्रॉफिटेबल यूनिट आप अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी अगला जो स्लाइड है इसमें हम बात करने वाले हैं कि ठीक है, ये तो पंचगव्य का वास्तु भी हम बना सकते हैं, लेकिन गौमूत्र से चिकित्सा किस तरह से हम कर सकते हैं। अभी आज दिन विश्व में बहुत जगह पे गौमूत्र में रिसर्च हो रहे हैं, बहुत जगह में गौमूत्र के बनने वाले जो प्रोडक्ट्स है उसमें मांग है। आज कम से कम 4 देशों में तो हमने ऑलरेडी पंचगव्य के जो हमारे अलग अलग प्रोडक्ट है वो दे रखे हैं, वहां पे लोगों ने यूज किया है और भी वहां पे वो मांग रहे हैं। तो आज पूरे विश्व में अच्छे तरीके से गौमूत्र के लिए जो हमारे अलग अलग टाइप के जो चिकित्सा हम बोल सकते हैं, पंचगव्य के जो वस्तुएं बन रहे हैं, तो इसके बहुत ज्यादा रिजल्ट है। और ये अर्क के स्वरूप में अगर आप बनाएंगे तो उसकी वैलिडिटी भी बढ़ जाएगी, रिजल्ट भी बढ़ जाएगा, और लोगों को लेने में भी आसानी होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को बोलते हैं कि चलिए आप गोमूत्र ले लीजिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गोमूत्र का आने वाला जो वास है उसके लिए बहुत लोग उनको लेना ना पसंद करते हैं। तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप गोमूत्र का अर्क निकाल के अगर आप मार्केट में बेचेंगे तो उससे भी लोगों को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। और ऐसा अर्क कम से कम 15-20 साल भी आप रख देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने 15 साल पहले जो अर्क बनाया था वो आज भी बहुत अच्छे और सुस्थिति में यहाँ पे उपलब्ध है। तो इसके लिए आप, अभी हमारे गौशाला में कम से कम 50 के ऊपर ट्रेनिंग के लिए लोग आते रहते हैं। अभी तक कम से कम 600 के ऊपर लोग पूरे भारत विश्व में या भारत के बाहर भी ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं और अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। और 15 साल में मैंने जो किया हुआ है उसके आधार पे भी इतना स्ट्रांगली बोल रहा हूँ कि ये 100% सच है। उसी के साथ आप देख रहे हैं स्लाइड में कि यहाँ पे पंचगव्य का साबन मैंने बनाया हुआ है, सौंफ बनाया है। तो इसमें मैं भी पंचगव्य में मैं गोबर का रस निकाल के इसमें यूज कर रहा हूँ। बहुत लोगों के बहुत बड़े बड़े, बहुत जो नाम भी मैं ले सकता हूँ, जैसे इसब हो या फिर कोई सोरासिस हो, तो मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं कि जिनको 100% रिजल्ट इस गोमय साबन से मिले हुए हैं। उसी के साथ राइट में आप देखेंगे तो गोबर का और यूज क्या हो सकता है, तो इसमें आप देखेंगे कि पूरी तरह से हम नेचुरल ट्रेडिशनल तरीके से ये सब घी बनाते हैं। तो मिट्टी का जो बड़ा वाला बर्तन है उसमें हम जो निकाला हुआ दूध है वो डालते हैं। ये जो लकड़ी वाला बिलोना है, मथनी है, तो इसके जरिए हम इसमें से मक्खन निकालते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि चर्निंग बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि घर्षण और कर्षण इसके माध्यम से जब वो नवनीत, जिसको हम मक्खन बोलते हैं, वो उभार के आता है और उसको अच्छे सॉफ्ट हाथ से आप निकालते हैं, वो मिट्टी वाले बर्तन में आप डालते हैं और गाय के कंडों के ऊपर ही उसको आप घी में रूपांतरित करते हैं। तो जब आप ये सब बनाएंगे ना, इसका स्वाद इतना बेहतरीन रहता है कि वो बनाते बनाते जब आपके शरीर में ये चला जाएगा तभी आपके 90% तो रोग वहां पे ही खलास होने वाले हैं, आगे आपको कुछ लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे, क्योंकि बहुत से मेरे श्रोते ये सब कर रहे होंगे अभी, आज वो क्या कर रहे होंगे कि स्टील के बर्तन में कर रहे होंगे या फिर और अलग अलग बर्तन में कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप खुद एक मिट्टी का बर्तन लाइए, आप जो स्टील में बनाते हैं वही मिट्टी में बनाइए और उसका फ्रेग्रेंस, उसका स्वाद, उसका रंग, ये सब देखिए, बहुत ज्यादा फर्क आपको मिल जाएगा।
आज कम से कम 4 से 5 देशों में मैं खुद ही मेरा घी अच्छे दाम में मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि जब इस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से आप ये घी बनाते हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी आपको मिलने वाली है और बहुत ज्यादा ग्राहक आपको मिलने वाले हैं।